आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मिस्टर पाठक सर, जो कि डेप्यूटी सीईओ है द वेल्थ कंपनी के। सो सर, आई वेलकम यू ऑन अवर चैनल। थैंक यू। सर, आज का एक बेसिक और पहला सवाल, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर्स और कमोडिटी मूवमेंट्स के बीच इंडिया का इक्विटी मार्केट आउटलुक आपको कैसे लगता है और सामने उसका व्यू क्या लगता है? राइट। सो आई थिंक ये करंट जो ग्लोबल वोलेटिलिटी हुआ है, ठीक है? आई मीन सो दैट इज़ वी आर इन एरिया ऑफ रेजिम चेंज। जो ग्लोबल हम जो देख रहे हैं ना, तो ग्लोबल पावर स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है? सो दैट पावर स्ट्रगल अभी एक्सेंचुएट हो रहा है। हुँ, सो ग्लोबल वोलेटिलिटी ओवरऑल जो मेरा जो मानना है, नेक्स्ट 4-5 साल के लिए ऑन द हायर साइड ही रहेंगे, ठीक है? तो हमको ये वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करना है। एज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एज़ एन इन्वेस्टर हमको ये वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट करते आना चाहिए ओ एंड इवेंचुअली हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे ये चीज़ को, ठीक है? कमिंग टू द इक्विटी इंडियन इक्विटी मार्केट आउटलुक, तो जो यहाँ के साइकल्स है ना, वो छोटे साइकल्स हो रहे हैं एंड जब साइकल्स छोटे हो रहे हैं तो व्हाट वी आर सेइंग इज बेसिकली वोलेटिलिटी इज राइजिंग, राइट? तो ये साइकल्स में हमको बुल रन भी अच्छा मिल जाएगा, बियर रन भी होगा, बट वो पहले होता था कि 4-5 साल का बुल रन होता था एंड नाउ अगर वो डेढ़-डेढ़ 2-2 साल साल में ही हमको बुल रन और बियर साइकिल भी मिलेगा। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो इंडियन इक्विटी मार्केट का आउटलुक ये है कि ग्लोबली लास्ट डेढ़ साल से जो भी हम देख रहे हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट ओवरऑल हैज़ अंडर परफॉर्म द ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है? तो ग्लोबल मार्केट्स का ऑन एन एवरेज जो लास्ट डेढ़ साल में रिटर्न्स दिया है, वो 25-30% टाइप्स रिटर्न दिए हुए ग्लोबल मार्केट में। उसके 3-4 रीज़न्स हैं, ठीक है? 3-4 रीज़न में से सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि अपना जो ग्रोथ था, ठीक है? जो हमारा ग्रोथ हो रहा था, वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया, ठीक है? हमारे जो वैल्यूएशंस थे, वो ऑन द हायर साइड थे। तो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ मिल गई जो 8, 9, 10 पी पे अवेलेबल है। हालाँकि वहाँ पे ग्रोथ कम था, बट वो उस वैल्यूएशन के लिए इट वैल्यूएशन वाज़ लुकिंग अट्रैक्टिव, ठीक है? एंड हमारा जो बेसिकली जो ग्रोथ कम था, तो पी डी-रेटिंग हो गया, ठीक है? तो हम लोग ऑलरेडी 20 प्लस पी पे चल रहे थे। वी आर एस्टिमेटिंग कि हम लोग 16-18% ग्रोथ से ग्रो करेंगे। बट वो ग्रोथ अगर 16 से लेके 10-11% हो गया, तो अपना उतना पी डी-रेटिंग हो गया, ठीक है? तो तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न था कि बेसिकली एआई के पीछे बहुत सारा पैसा भागा था, ठीक है? लास्ट डेढ़ 2 साल में एंड इंडिया को एआई एक्सपोज़र एज़ सच इंडिया में हार्डली एनीथिंग था, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर आप बोल सकते हो इंडिया का एआई एक्सपोज़र। तो ये 3 रीज़न से जो ग्लोबल मनी आउटफ्लो हो रहा था, तो दैट माइट स्टार्ट रिवर्सिंग, क्योंकि एआई में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि वो अभी ओवर क्राउडेड हो गए हैं। हुँ, लोगों को रियलाइज़ हो गया अब हमने इतना पैसा तो डाल दिया, मे बी उतना प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं आएँगे, ठीक है? एंड दूसरा जो मेन रीज़न है कि बाकी के जो इमर्जिंग मार्केट्स या फिर बाकी जो थीम्स थे, वो अभी उनका भी अभी 30, 40, 50% चलने के बाद उनका वैल्यूएशन अगेन ऊपर चला गया है। हायर साइड है। एंड तीसरा रीज़न अपना जो है कि नाउ वी आर इन अ स्वीट स्पॉट, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। कंजम्पशन के लिए हमको सबको पता है कि लास्ट 6 महीने में बहुत सारे मेजर्स लिए, लाइक बजट हो गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ट्रू। मानसून नॉर्मल है, जीएसटी बेनिफिट है। सो इसका इम्पैक्ट 5-6 महीने के बाद आता है, ठीक है? तो वो अभी 5-6 महीने अभी जनवरी, फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर कंजम्पशन, दूसरा जो मेन पहिया होता है कंजम्पशन विल आल्सो, ऑलरेडी हमको ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं कि कंजम्पशन के नंबर्स आना चालू हो गया। तो वो एक चालू हो गया एंड कैपेक्स जो हम 3 चीज़ देख रहे हैं, तो कैपेक्स आल्सो अभी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप बिग टाइम, ठीक है? राइट। तो हमारे तीनों पहिया अभी चालू होने के कगार में है। सो शायद ग्रोथ वापिस आएगा एंड एनीवेज़ जो ग्लोबल मनी जो बाहर गया था, दे माइट स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया, इन्वेस्टिंग बिकॉज़ इन उनको इंडिया। भी नई स्टोरीज़ चाहिए। तो इंडिया इज़ अ मोर सस्टेनेबल, मोर रिलायबल स्टोरी एज़ कम्पेयर्ड टू अदर, क्योंकि अपना जो डेमोग्राफी है, वो एक छोटे 1-2 साल का स्टोरी नहीं है, वो 20 साल का स्टोरी। तो शायद पैसा वापस आएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लग रहा है कि ये वोलेटिलिटी मे बी हो सकता है, मे बी मार्च महीने में भी हो, बट जब भी ये टर्न अराउंड होगा, तो इंडिया के जो रिटर्न्स होंगे सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे बेटर। एंड इवन इन दिस वोलेटाइल मार्केट इंडिया माइट आउट परफॉर्म। तो ये दोनों चीजें इंडिया के हो सो सकती है, वेरी कंजम्पशन मच थीम पॉसिबल। इज़ कमिंग, ग्रोथ भी दिख रहा है। सो ये यस, सारा चीज़ आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक हम लोग देख सकते नेक्स्ट हैं, क्वार्टर ऐसा तक देख आपका सकते मानना हैं एंड ग्लोबल फ्लोज का भी मीन रिवर्जन होने के है? चांसेस है। सो तीनों चीजें अपने फेवर में लग रही है, लग रही है। तो ये तीनों का बेनिफिट अपने इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल, अभी जो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो हाइली वोलेटाइल सेगमेंट्स है, राइट, उस पे एक सवाल है। बिल्कुल। पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का आइडियल एलोकेशन कितना होना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना चाहिए क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, देखो, स्मॉल कैप फंड हर एक के पोर्टफोलियो में डेफ़िनेटली होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल रीज़न हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज़ या फिर स्मॉल कैप फंड लेते हैं, द मेन रीज़न इज़ इसमें ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली हायर होता है स्मॉल कैप में एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। देखिए, कोई भी 5 लाख करोड़ की कंपनी को 10 लाख करोड़ करना है, तो काफ़ी
दिक्कत दिक्कत है। आने काफ़ी टाइम लग सकता है, फिर काफ़ी उसको काफ़ी मेहनत करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज़ लोअर, उसको ट्रू। बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? 500 करोड़ की कंपनी 5,000 या फिर 50,000 भी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। बट अगर आपके पास वो स्किल है कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो ऐसी कंपनीज़ में, तो ये सब कंपनीज़ में ग्रोथ इन्हेरेंटली ज़्यादा है। तो नंबर 1 रीज़न आप स्मॉल कैप लेते हो बिकॉज़ ऑफ ग्रोथ, राइट? दूसरी चीज़ होती है कि स्मॉल कैप में जो सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो वाइडर सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे लार्ज कैप में बहुत लिमिटेड। लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं और इसमें ऑप्शंस भी बहुत कम रहते हैं। और वो कंपनीज़ वहाँ पे इसलिए पहुँचती है जब वो मैच्योर स्टेज पे आने के बाद वो पहुँचती है, ठीक है? हमें वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता, विजिबिलिटी अच्छा होता है, स्टेबिलिटी होता है बट ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है? ट्रू। सो ये 2 रीज़न होते हैं। तीसरा एक रीज़न है जो स्मॉल कैप फंड एक्चुअली जनरली ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे देता है। सो दैट इज़ वेयर इज़ कि क्योंकि वो अंडर ओन्ड होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स अंडर ओन्ड होते हैं, अंडर रिसर्च्ड होते हैं। तो उसमें अल्फा जनरेट करने का अगर आपका रिसर्च अच्छा है, आपका ड्यू डिलिजेंस अच्छा है, तो आपका अल्फा वहाँ पे एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है। एंड चौथा चीज़ अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट बोले ना ग्रोथ, हुँ, ग्रोथ फाइनली ट्रांसलेट्स इनटू रिटर्न्स व्हिच वी ट्रू। हैव सीन इन डेटा, राइट? अगर लॉन्ग टर्म के आप देखोगे स्मॉल कैप जो वेल्थ क्रिएट करता है वो सिग्निफिकेंटली बेटर वेल्थ क्रिएट करता है। इवन ऑन अ शार्प रेशियो बेसिस यानी जो लॉन्ग टर्म में उनके जो शार्प रेशियोज होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं, ठीक है? बट स्मॉल कैप का एक इश्यू है व्हिच इज़ द वोलेटिलिटी, ठीक है? वोलेटिलिटी उसमें हायर होता है। सो वोलेटिलिटी एलिमेंट को आपको अगर एलिमिनेट करना है, फिर रिड्यूस करना है, तो आपको बेसिकली होल्डिंग पीरियड आपको बढ़ाना है। बढ़ाना तो हमने एक स्टडी करा ऑन अ रोलिंग बेसिस, ठीक है? ऑन अ रोलिंग बेसिस आल्सो अगर आप मोर देन 4 इयर्स, 5 इयर्स आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपका नेगेटिव रिटर्न्स आने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो इसको आपको रिटर्न्स एक तो लॉन्ग टर्म में अच्छे मिलते हैं और अगर आपको होल्डिंग पीरियड आप बढ़ाते हो ना, तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेगेटिव रिटर्न्स आल्सो रिड्यूसेस रिड्यूस। सिग्निफिकेंटली। तो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हर एक के इसमें होना चाहिए क्योंकि वहीं से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिलते हैं इन द लॉन्ग टर्म, बट आपका होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो जैसे अपने बात करा है कि जो करंट सिनेरियो में जो मेरा मानना है फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर, हर एक के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 20-25% बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होना चाहिए, राइट, जो आपको वोलेटिलिटी विदिन इक्विटी में वोलेटिलिटी कम करता है, ठीक है? सेकंड आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड राइट। 20-25% आपका होना चाहिए, जो वेरियस एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करके आपका वोलेटिलिटी कम करता कम है, कर। ठीक है? एंड रिमेनिंग 50 में मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी, एक मिड और एक स्मॉल कैप होना चाहिए। तो स्मॉल कैप का एलोकेशन टिपिकली 10 टू 15% सबके ऑफ द पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो। होना चाहिए। एटलीस्ट इन द गिवन सिनेरियो अगर किसी का अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, अगर इन्वेस्टर मोर एडवेंचरस है, तो मे बी दीज़ रेशियोज कैन इंक्रीज फॉर हिम सो ऑन द मिड कैप, स्मॉल कस्टमर टू कैप कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट इट हाँ, मे वैरी, बट एपेटाइट के टेंटेटिवली इट शुड बी 10 टू 15% ऑफ द टेंटेटिवली पोर्टफोलियो 10 टू 15% सबके पोर्टफोलियो में होना आना चाहिए। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे एक सवाल है, हाँ जी, हाँ वो जी। भी स्मॉल कैप रिलेटेड ही है। आज का एनवायरनमेंट में स्मॉल कैप में एसआईपी या लमसम कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी। सो देखिए आई मीन आज के एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें हैं। अगर आप लास्ट डेढ़ साल का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो लार्ज कैप्स हैव बीन स्टेबल, ठीक है? आई मीन वो गिरे नहीं हैं। तो लार्ज कैप्स ने अपना काम कर दिया कि आपका पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन होने से आपको बचा है। बचा दिया है, ठीक है? एंड स्मॉल कैप हैज़ फॉलन क्लोज़र टू अराउंड ऑन एन एवरेज अगर जो इंडेक्स भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम द पीक ऑलरेडी वो गिर चुका है, ठीक है? इंडिविजुअल स्टॉक्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा गिरे हैं। गिरे। तो हमने देखा है जो ब्रेडथ रीडिंग जो स्मॉल कैप्स में हमको दिख रहा है, सो दैट इज़ जो स्पेशली स्मॉल कैप में मोर देन 10% करेक्शंस आए हैं ना, तो टोटली लास्ट 20 साल में 7 बार हुए हैं, ठीक है? और ये जो करेक्शन है, इन टर्म्स ऑफ ब्रेडथ इंडिकेशन ऑलरेडी जो वर्स्ट 3 करेक्शंस है उसमें ऑलरेडी दर्शा रहा है, ओके। ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग जो स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ है टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है? टाइम वाइज करेक्शन भी ऑन एन एवरेज जो भी लास्ट 7 बार हुआ है लास्ट 20 साल में, ऑन एन एवरेज 300 टू 350 डेज़ का करेक्शन हुआ है, मैक्सिमम करेक्शन 2 साल का हुआ है। ओके। हमने ऑलरेडी इसमें 19-20 महीने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं, ठीक है? सो वी आर टाइम वाइज एज़ वेल एज़ ब्रेथ वाइज वी लुक समवेयर क्लोज़र टू अ बॉटमिंग आउट प्रोसेस हमको दिख रही है। एंड लास्ट पॉइंट जो है, जो स्मॉल कैप का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, ठीक है? लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 25-30% ग्रोथ आया है। ओह! और एक क्वार्टर में अगर अर्निंग्स ग्रोथ आता है तो एक कंफर्मेशन हो जाए। ये लास्ट क्वार्टर में भी एन एबेरेशन एक वन ऑफ भी हो सकता है बट और एक क्वार्टर है तो इसमें री-रेटिंग का चांसेस है। तो गिवन दिस सिनेरियो कि वो गिरे इतने हैं, ठीक है? तो मेरे को लग रहा है थोड़ा-सा आपको लमसम इसमें ज़्यादा डालने का टाइम हुँ, अभी आ गया है, स्पेशली इन द स्मॉल कैप फंड।
तो मेरे हिसाब से अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो मे बी 50-60% लंप सम करके एक एसआईपी लगा दे स्मॉल कैप में। ओके। सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लंप सम एंड एसआईपी विल एसआईपी प्ले इज़ अ द बेस्ट रोल, स्ट्रैटेजी। बट यस, ये समय पे अगर लंप सम आता है तो इट इज बेटर इट इज़ टू बी इन बेटर। स्मॉल कैप। यस, एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली। ग्रेट। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती है हाँ जी। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, हुँ, हुँ। तो इन्वेस्टर को पैनिक करना चाहिए या उनके लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए, या ये जो ऑयल वॉर या जो ये वॉर चालू है उसका संबंध कैसा जोड़ेंगे इसके साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राहुल जी, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी वॉर्स हुए हैं ना लास्ट सो मेनी टाइम्स में, तो अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तो एक वॉर होता है जिससे ऑयल पे इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है? ऑयल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया-पाकिस्तान में जो भी छोटा-सा मिनी स्किर्मिश हुआ था, तो उसमें ऑयल वाज़ नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड, ठीक है? तो ये जब भी ग्लोबली वॉर होता है जहाँ पे ऑयल इम्पैक्ट करता है ना, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को थोड़ा-सा इम्पैक्ट करता है, ठीक ओके। है? एंड वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी वॉर होता है तो 5-10 दिन में ही रिकवरी आ जाती है, ठीक है? तो जब भी ऑयल इम्पैक्ट होता है इन अ मेजर वे, हुँ, तो रिकवरी होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? सो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग टू वॉच। तो ये सिनेरियो में क्या हमको पैनिक करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सब सिनेरियोज़ हमको ये पहली बार नहीं हुए, ठीक नहीं है? हुए। हिस्ट्री में हमने इतनी बार देख चुके हैं ये ऑल दिस सिनेरियोज़ हमने देखे हैं। तो दीज़ आर ऑल ट्रांजिएंट फिनोमेनास, ठीक है? तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस सपोज़ ऊपर जाएँगे, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, इवेंचुअली इट हैज़ टू कम डाउन, तो जब भी ये सेटलमेंट होगा तो वो कम डाउन होगा। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडिया ने सबसे पहले तो वो अनाउंस कर दिया कि वी हैव सफिशिएंट रिज़र्व्स, ठीक है? हुँ, ऑलमोस्ट राइट, 70-90 डेज़ के हमारे पास रिज़र्व्स बिल्ड करे हैं, तो ये पहली बार हमने रिज़र्व्स भी बिल्ड करे बिल्ड हैं। किया है। द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई हो गया, ठीक है? यही इवेंट अगर 8-10 साल पहले होता है तो मे बी हमको इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आता। ज़्यादा होगा। बट हमने ऑलरेडी रिन्यूएबल में ऑलमोस्ट रिन्यूएबल इज़ नाउ कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 35-40% ऑफ द एनर्जी बास्केट, ठीक है? तो हमारा रिलायंस ऑन ऑयल हैज़ सिग्निफिकेंटली कम डाउन, बट कम डाउन। डेफिनिटली वो है। एंड अल्टीमेटली यू शुड फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें देखना है। तो ये पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। इम्पैक्ट छोटा-मोटा होगा, बट आई थिंक इंडिया इज़ वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल दिस इम्पैक्ट। एंड ये इम्पैक्ट ऑलवेज़ जैसे होता है ना ट्रांजिएंट होता है। तो ये इससे हमको जो लॉन्ग टर्म है अपने कंपाउंडिंग पे और गलत डिसीज़न हमको नहीं लेने हैं। यू शुड फोकस ऑन आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। सो ओके, दिस इज़ ऑल दिस इवेंट इन फैक्ट दीज़ आर गुड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर यू टू इन्वेस्ट। आपको वोलेटिलिटी को आपको फ्रेंड बनाना चाहिए, ठीक है? तो ये समय पे आपको और इन्वेस्ट करके आई थिंक दैट इज़ हाउ थिंग्स इवेंचुअली पैन आउट ओके, सो इन द दिस इज़ लॉन्ग द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट। बेसिकली वोलेटाइल टर्म। मार्केट में यस, आपको एनएवीज़ भी सस्ती मिल जाती है एनीवेज़ भी या सस्ती स्टॉक्स मिल भी रही सस्ते है मिल एंड जाते हैं। या सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय और एवरेज इट आउट इन एवरेज द इट आउट। एक्जिस्टिंग फंड्स। हाँ जी, हाँ जी। इन तो एक्जिस्टिंग फंड इन अ ग्रेजुअल मैनर ग्रेजुअल हमको मैनर, आपके राइट। दैट इज़ हाउ। सर, कुछ रैपिड फायर सवाल। हाँ जी। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? Small cap investment, I think people get thrown away out of the market due to volatility. I think that is a क्योंकि वो चढ़ते भी गलत टाइम पे है। तो जब स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो जाता है उसके बाद लोग चढ़ते हैं तो यानी उसके पीछे जाते हैं और उतरते भी बहुत गलत टाइम पे है। तो वोलेटिलिटी से वो हमेशा मार्केट में गलत टाइम से बाहर निकल जाते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक। एंड स्मॉल कैप में आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपका हॉरिज़न कभी भी 1-2 साल का नहीं होना 5 चाहिए। से वो 7 साल। एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक लोग बनाते हैं कि यार मैं तो 1-2 साल में रिटर्न्स कमा के निकल जाऊँगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। कम से कम 5-6 साल का आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न होना होना चाहिए। चाहिए। तब आपका वेल्थ क्रिएट होता है, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर मार्केट 10-15% करेक्ट हो जाए, हाँ जी। तो इन्वेस्टर को क्या करे? तो जनरल सिचुएशन में मार्केट आपको देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग अगर गिरे हुए हैं और वहाँ से 10% तो ऑब्वियसली आपको अगेन आपका जो लमसम है वो इंक्रीज़ करने का वो टाइम है। यू यू नीड टू असेस द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है क्योंकि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग फॉल्स आते हैं, तो सिचुएशन असेस करने की ज़रूरत है। बट एज़ अ नॉर्मल रूल अगर ऑब्वियसली 10-15% करेक्शन आया है किसी इसमें तो आपको जनरली एलोकेशन आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हमेशा रहेंगी। इट इज़ ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इक्विटी मार्केट्स आर लाइक दैट। ये बीस्ट ही ऐसा है कि इसमें वोलेटाइल रहेगा, ऊपर-नीचे आता रहेगा। In fact, you should always try to make volatility as your friend. That is how you should be reacting. वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी या लमसम क्या बेटर? आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन-सी फ़ेज़ में हो। आर यू एट द बिगिनिंग फ़ेज़ ऑफ दैट वोलेटिलिटी? आर यू एट अ मैच्योर फ़ेज़ ऑफ दैट वोलेटिलिटी? और यहाँ से
हम ऑलरेडी कितने गिरे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट विल डिटरमाइन कि लमसम, या जैसे मैं बोला था ना कि स्मॉल कैप में मे बी लमसम का टाइम आ गया है कि अभी हमें इतने जो हुँ, गिरे हैं, तो हुँ, शायद लमसम इज़ मच बेटर बेटर ऑप्शन। एंड एडेड विथ एन एसआईपी, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है। बाकी एसआईपी इज़ ऑलवेज़ पेरेनियल, आई मीन ऑलवेज़ वो गुड। तो हम हमेशा एवरग्रीन है, किसी भी सिचुएशन में एसआईपी तो ऑलवेज़ है। बट अगर सिचुएशन है कि वी आर नियर द बॉटमिंग आउट फेज़ में, हमको लग रहा है ऑलरेडी टाइम वेयर हमने 1 डेढ़ साल, जैसे अपन बोल रहे थे कि प्राइस वाइज़ भी काफ़ी करेक्शन हो गया, टाइम वाइज़ भी काफ़ी टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक वहाँ से है, तो मे बी लमसम को भी आप वहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके। एक सिंपल एसेट एलोकेशन रूल जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। सो एसेट एलोकेशन में एक तो है कि एडिक्वेटली डाइवर्सिफाई करो, ठीक है? अगर आपसे हो सकता है तो हर एक एसेट का साइकल्स होता है, तो साइकिल के किस फेज़ में है, अगर आप एनालाइज़ कर सकते हो तो शायद आपको करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको सिंपल चीज़ करना है कि ये मैच्योर फेज़ में है कि स्टार्टिंग फेज़ में है कि मिड फेज़ में है, ठीक है? इतना आपको एनालाइज़ करना है, उसके हिसाब से आपको हर साल उसको रीबैलेंस भी करना चाहिए। ओके, तो adequately diversification and rebalancing at a regular interval. So that is the golden rule for asset allocation. ग्रेट। Hmm. यंग इन्वेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट एडवाइस। Oh, I think young investor के लिए I think the best है कि they should start early, ठीक है? The second thing that they should do is they should be disciplined. तो उनका अप्रोच हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। They should not get carried away by the market moves and हार्ड volatility. मेंटालिटी नहीं Herd रखनी चाहिए। mentality से they should not get carried away. And third and the most important thing is they should make volatility as their friend. फ्रेंड। So start early, be disciplined and make volatility. Volatility को आपको आपको एडवांटेज लेना चाहिए volatility. सो आज का मेरा जो टेक अवे है, द वन थिंग इज़ मेक वोलेटिलिटी एज़ योर फ्रेंड। Absolutely. सेकंड, मुझे जो लगता है कि करेक्शंस आर टेम्पररी हाँ बट जी. ग्रोथ इज़ ऑलवेज़ परमानेंट। Yes, 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 सो yes. ये मार्केट में यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, Invested. you should be calm, Yes. patient, and you should always take advice of your mutual fund distributor. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे को लग रहा है ना, आई थिंक सेकंड लेवल ऑफ फंड मैनेजर्स होते हैं। तो उनका काम ही वो है था कि इन्वेस्टर के बिहेवियरल एस्पेक्ट को वो मैनेज करें, true. एंड दे हैव डन इट सो वेल, क्योंकि मैंने देखा है ना 2008 में, 2020 में जो कोविड हुआ था, वहाँ पे इन्वेस्टर्स गलत टाइम पे मार्केट से बाहर हो गए थे एंड दे Hmm. लॉस्ट अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ Very डबलिंग, true. ट्रिपलिंग देयर मनी। Very सो यहाँ पे जो वेल्थ एडवाइजर्स या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स या एडवाइजर्स जो भी होते हैं ना, वहाँ का मेन रोल उनका वही है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन, लोगों के बिहेवियर को मैनेज करना है। गलत टाइम पे इन्वेस्टर नहीं जाए एंड दे शुड अलाउ दैट इन्वेस्टर टू एन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग एक बहुत मिरेकल है, आई थिंक एथ मिरेकल it's इज a wonder, कंपाउंडिंग, yeah. राइट? उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। So, thanks a lot, sir, for your kind information. आपका समय देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ। नहीं, थैंक्स थैंक्स अ राहुल लॉट। जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।